नमस्कार। हम सब लोग कोरोना के दौर में जी रहे हैं और हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो कई और क्रॉनिक रेस्पिरेटरी बीमारियों से जूझ रहे हैं। करीब 9.5 करोड़ ऐसी आबादी है जिनको ऐसी क्रॉनिक समस्याएं हैं। एस्थमा के मरीज़ हैं, करीब 4 करोड़ के आबादी हमारे देश में इस बीमारी से पीड़ित है। और अगर विश्व भर की बात करें तो 11% एस्थमा के मरीज़ हमारे देश से आते हैं और 42% की मौत जो विश्व भर में होती है वो हमारे देश से आती है। ऐसी संख्या, तो ऐसे में हम वर्ल्ड कैपिटल एस्थमा के बताए जाते हैं। तो इस गंभीर चुनौती से कैसे आप निपट सकते हैं जो मरीज इससे जूझ रहे हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मौजूद हैं। गुलेरिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। सर, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है एस्थमा के जो मरीज़ हैं उन तक पहुंचना, और जो कोरोना के जो सिम्टम्स दिखते हैं उनमें कुछ ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आता। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, इसी संदर्भ में पूछना चाहूँगी कि किस तरह से जो अस्थमा से जुड़े मरीज़ हैं अपना ख्याल रखें। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि जो अस्थमा वाले पेशेंट्स हैं, जैसे आपने कहा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले जो पेशेंट्स हैं, उनको अपना ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में कोविड-19 इन्फेक्शन ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो हम प्रिकॉशंस बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, मास्क लगाना और अपने इन्हेलर्स जो हैं वो रेगुलरली लेना, ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो एस्थमेटिक लोग हैं वो ये पूरी तरह से करें और इसमें पूरा ध्यान रखें। अवॉइड करें क्राउडेड एरिया में जाने से। जहाँ अगर बाहर जाना ज़रूरी नहीं है तो उसको आप पोस्टपोन करें या अभी ना जाएं जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है। जी सर, हमने देखा है कि जो अस्थमा के लोग हैं अमूमन एक वो इन्हेलर कैरी करते हैं। अब ये जो इन्हेलर है ये इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि तमाम प्रिकॉशंस कोरोना के समय में हम सबको लेना पड़ रहा है। डिसइंफेक्ट करिए, हाथ धोइए अपना। तो इन्हेलर को कैसे हम इन्फेक्ट होने से बचा सकते हैं? तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम इन्हेलर ले रहे हैं वही हमको इन्फेक्शन ना करे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन्हेलर लेने से पहले एस्थमेटिक इंडिविजुअल को अपना हाथ धोने चाहिए, तभी इन्हेलर को इस्तेमाल करना चाहिए। इन्हेलर को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। हर एक जो इन्हेलर के टाइप्स आते हैं उसके साथ एक पैम्फलेट भी आता है जो आपको बताता है कि इस डिवाइस को आप कैसे साफ़ रख सकते हैं, कैसे क्लीन कर सकते हैं, चाहे वो अल्कोहल बेस्ड स्वैब हो या और किसी मेथड से हो, तो वो आपको रेगुलरली करना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपने इन्हेलर शेयर नहीं करने चाहिए। आप अपना इन्हेलर अपने पास ही रखें और आप ही के लिए डेडिकेटेड है, वो कोई और इस्तेमाल घर में ना करे। कई दफ़ा मैंने देखा है, कई पेशेंट ऐसे हैं वो ये कहते हैं कि मुझे सांस की तकलीफ़ हुई, मुझे अपना इन्हेलर नहीं मिला, तो मैंने अपनी बेटी वाला इन्हेलर पड़ा था उसका इस्तेमाल कर लिया जिससे मुझे आराम हो जाए। तो कोविड-19 के अब इस दौर में ये चीज़ हम नहीं कर सकते। हमें अपना इन्हेलर अपने पास ही रखना चाहिए और इन्हेलर शेयर नहीं करने चाहिए। जी सर, जो करंट इन्हेलर्स ये लोग यूज़ कर रहे हैं क्या उसको बदलना चाहिए? अब कुछ नए तरीके के इन्हेलर्स अगर हैं तो उनको लेना चाहिए, या जो यूज़ करते चले आ रहे हैं वही पर्याप्त हैं? तो इसमें 2 चीज़ें हैं, अगर आप इन्हेलर अपना यूज़ कर रही हैं और आपके अस्थमा कंट्रोल में है और आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि इस इन्हेलर आपको सूट कर रहा है, तो आप उसी पे चलते रहें। आपको ना वो चेंज करने की ज़रूरत है, ना उसी टाइप का इन्हेलर एक नया खरीदने की ज़रूरत है। उसी को आप लें जब तक वो आपके पास जब तक उसके डोज़ेज़ पूरे हैं, उसके बाद फिर वो नया ले सकते हैं। तो इन्हेलर जो है इस टाइम में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपनी दवाई अपनी तरफ से कम ना करें और डोज़ अपना जो है वो पूरा लें, और जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया इन्हेलर उसको प्रॉपर्ली पूरे ढंग से लें। ये फ़िक्र ना करें कि कोविड-19 हो गया है, हो सकता है इन्हेलर लेने से इन्फेक्शन जो मेरे गले में है वो साँस के अंदर चली जाएगी, फेफड़े में चली जाएगी, इसलिए मैं इन्हेलर नहीं लेता हूँ। ये डॉक्टर गलत धारणा है। जी, डॉक्टर गुलेरिया, कई लोगों को चिंता रहती है कि डोसेज क्या उतनी रखनी है या इस समय में बढ़ा देनी चाहिए? तो अगर आपका अस्थमा कंट्रोल में है और आपके लक्षण बिल्कुल ठीक हैं, तो इन्हेलर का डोज़ बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी एक गलत धारणा है कि अगर कोविड के टाइम में मैं इन्हेलर की डोज़ बढ़ा दूँगा, चाहे मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो शायद मुझे कोविड-19 नहीं होगा या मेरा अस्थमा बढ़ेगा नहीं। तो इन्हेलर की डोज़ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सिम्पटम्स बढ़ते हैं, लक्षण बढ़ते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए, लेकिन डोज़ अपनी तरफ से नहीं बढ़ानी चाहिए।
जी। सर, अस्थमा का जो मरीज़ होता है उसको सांस लेने में जब भी तकलीफ़ बढ़ती है, मुश्किल होती है सांस लेने में, तो इसको किस तरह से इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है और कब वो समझें कि अस्पताल जाएं? तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर हम इन्हेलर्स देखें तो इन्हेलर्स हम जो पेशेंट्स को देते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक है जो हम कहते हैं कंट्रोलर या प्रिवेंटर, जो आपका अस्थमा के अटैक को आने नहीं देता या कंट्रोल करता है या उसको प्रिवेंट करता है। और दूसरा टाइप का इन्हेलर है जिसको हम कहते हैं रिलीवर या रेस्क्यू इन्हेलर। जो आपको सांस की तकलीफ एकदम बढ़ती है तो आपको अपना रिलीवर या रेस्क्यू इन्हेलर जो है वो आप ज़्यादा ले सकते हो, दिन में 4-6 दफ़ा भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपको लगे कि इसकी रिक्वायरमेंट या इन्हेलर आप अब बहुत ज़्यादा ले रहे हो और उससे आराम नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए। कोविड-19 के टाइम में मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप फ़ोन से कंसल्ट करें, टेली कंसल्टेशन यूज़ करें। अगर उससे आपका सॉल्यूशन मिल जाता है, समाधान हो जाता है, तो फिर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आराम नहीं होता है, तो फिर आपको डेफ़िनेटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। जी। सर, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है और उसको खांसी की समस्या इस समय में हो गई है और वो लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में वो क्या करे? किस तरह से उसको आगे बढ़ना चाहिए? तो जैसे हमने अभी कहा कि अगर सांस की तकलीफ बढ़ रही है तो इन्हेलर बढ़ाना चाहिए। कई लोगों को खांसी की तकलीफ ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं कफ वेरिएंट अस्थमा, और उसमें भी आपको अपनी इन्हेलर के डोज़ जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको और भी लक्षण हैं, बुखार है, ज़ुकाम, नज़ला है, तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर ज़रूरत है तो अपनी पूरी जाँच कराएँ। लेकिन अगर सिर्फ़ खाँसी है और ये आपको पता है कि आपको पहले जैसी खाँसी है, तो आपको एक एक तो अपनी दवाई अगर बढ़ाने की ज़रूरत है वो बढ़ानी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट इश्यू है कि अपने ट्रिगर्स जो हैं, उनको देखें और उनको अवॉइड करें। अब हमारा ट्रिगर से क्या मतलब है? ट्रिगर से ये मतलब है कि दमे वाले जो पेशेंट्स हैं, अस्थमा वाले जो पेशेंट्स हैं, कई ऐसे ट्रिगर्स हैं जो उनकी साँस की तकलीफ़ या खाँसी को बढ़ा देते हैं। वो हो सकते हैं सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर, आप गर्म कमरे से आके या बाहर से आके एकदम एसी के सामने बैठ गए, तो ठंडी हवा जो आपके साँस की नाली में गई उससे खाँसी हो गई, या जहाँ पे डस्ट है, झाड़ू लग रहा है, किचन में तड़का लग रहा है, ऐसी सिचुएशन में आपके साँस की नाली में इरिटेशन हुआ और आपको खाँसी हो गई। बेडरूम है, वहाँ पे कारपेट नहीं होना चाहिए, कारपेट के नीचे डस्ट इकट्ठी हो जाती है, बेड के नीचे डस्ट इकट्ठी हो जाती है और आप लेटते हैं तो वो आपको इरिटेट करती है और रात को खाँसी शुरू हो जाती है। तो ये सब ट्रिगर्स जो हैं, ये अवॉइड करने चाहिए, ये देखना चाहिए कि ये आपको एक्सपोज़र ना हो, तो आपकी जो खाँसी है वो कंट्रोल में हो सकती है। कोरोना के समय में तमाम जो और बीमारियां हैं वो एक तरह से हाशिए पर आ गई हैं। ऐसे में जो ये अस्थमा के हमारे बुजुर्ग हों या जो पेशेंट्स हैं उनके अपॉइंटमेंट्स हैं डॉक्टर से, अब वो ऐसे में क्या करें? अगर अपॉइंटमेंट है तो वो जाएं या ना जाएं, या उनको इस समय में हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर्स नहीं जाना चाहिए? तो ये जो कोविड-19 या कोरोना का दौर है, इसमें कई नई चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं और उसमें एक और पेशेंट से कंसल्टेशन वाली भी बात है। और अगर हम देखें तो अब जो नया जो हमें नॉर्मल होगा, वो होगा कि अगर हम कर सकते हैं, तो हम टेली कंसल्टेशन करके देखें। गवर्नमेंट ने भी ये टेली कंसल्टेशन अब नोटिफ़ाई कर दिया है, उसको लीगल सैंक्टिटी मिल गई है। इसलिए अगर हम अपने डॉक्टर से टेलीफ़ोन के द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कंसल्ट कर सकते हैं, तो हमें सबसे पहले वही करना चाहिए। अगर उससे भी आराम नहीं होता या डॉक्टर को लगता है कि फ़िज़िकली आपको आने की ज़रूरत है, तो प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके और सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशन पूरे लेके तभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर अवॉइड कर सकते हैं, तो वो ही बेहतर रहेगा। जी। सर, तो वो कंडीशंस क्या कि जब उनको वाकई में फेस टू फेस डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मिल लेना चाहिए? अगर उनको आराम नहीं हो रहा है पूरी दवाई की डोज़ बढ़ाने से, और या उनको कोई और लक्षण हैं जो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं और चाह रहे हैं कि वो आके उनको चेकअप कराएँ, जैसे मान लो छाती देखने की ज़रूरत है, ऑस्कल्टेट करने की ज़रूरत है, या गले के अंदर जाँच करने की ज़रूरत है, या और कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत है, तब उनको फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ़ वैसे ही कंसल्ट करना है, तो वो फ़ोन से भी हो सकता है और फिज़िकल कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे पेशेंट भी सेफ रहेगा और एक्सपोज़र के चांसेस स्पेशली कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान कम होंगे।
जी। डॉक्टर साहब, जो नेबुलाइज़र है अस्थमा के लोग भी इस्तेमाल करते हैं और ख़ास तौर से जो और लोग खांसी हो रही है उस दौरान इस्तेमाल किया जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं जब कोई नेबुलाइज़र का प्रयोग कर रहा हो तो? तो नेबुलाइज़र एक एरोसॉल जनरेटिंग डिवाइस है। इसका ये मतलब है कि जब हम नेबुलाइज़र लेते हैं, तो जैसे हम साँस बाहर निकालते हैं, हम जब जो भी लोग नेबुलाइज़र लेते हैं, वो देखेंगे कि उससे काफ़ी धुआँ टाइप का या मिस्ट बाहर निकलता है। उससे एरोसॉल बनता है, जिससे अगर उस व्यक्ति को इन्फेक्शन है, तो आस-पास फैल सकता है। और हम ये भी जानते हैं कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और कोविड इन्फेक्शन होती है, या वो प्री सिम्प्टोमेटिक होते हैं कि अभी उनको कोविड के लक्षण शुरू नहीं हुए हैं, 2 दिन बाद बुखार और कोविड के लक्षण आएँगे, लेकिन अभी भी वो इन्फेक्शियस हैं। अगर ये लोग नेबुलाइज़र यूज़ करते हैं, तो फिर वो ये इन्फेक्शन जो है, ये हवा में ज़्यादा फैल सकता है, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनके, या घर वाले जो उनके साथ हैं, उनको इन्फेक्शन होने का ज़्यादा डर रहता है। इसलिए इस दौरान में हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि जहाँ तक हो सके नेबुलाइज़र आप अवॉइड करें। इन्हेलर जो है, मीटर डोज़ इन्हेलर स्पेसर के साथ लें, और अगर वो आप ठीक से लेंगे तो वो नेबुलाइज़र जितना ही आपको आराम देगा। जी। अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप बिल्कुल ही अवॉइड नहीं कर सकते नेबुलाइज़र, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस लें जहाँ पे और कोई लोग ज़्यादा ना आएँ, और नेबुलाइज़र को अच्छी तरह से साफ़ करें। उसकी जो ट्यूबिंग है, उसका जो माउथ पीस है या मास्क है, उसको ठीक से साफ़ रखना भी बहुत ज़रूरी है। जी, तो आपने एक तरह से प्रिकॉशंस बता दिए सर कि अगर नेबुलाइज़र यूज़ ही करना पड़े, तो क्या प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे। अगर हम आगे बढ़ें और अस्थमा का एक्शन प्लान की अगर हम बात करें, उस लिहाज से क्या प्लानिंग है? क्या हमारे सामने रोड मैप दिख रहा है सर? तो अस्थमा एक्शन प्लान एक ऐसा प्लान है जो पेशेंट और डॉक्टर आपस में डिस्कस करके एक प्लान बनाते हैं हर एक पेशेंट के लिए, कि अगर आपके लक्षण बने तो आपको क्या करना चाहिए, और आपको अपना अस्थमा घर पे कैसे मॉनिटर करना चाहिए। उसका एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि द डिसीजन ऑफ अस्थमा पेशेंट के हाथ में होता है, और डॉक्टर की सपोर्ट होती है। पेशेंट को भी कॉन्फिडेंस आता है, और कोविड-19 के दौरान पेशेंट अपने आप अपने अस्थमा मैनेज कर सकता है एक्शन प्लान के दौरान। डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए बार-बार जाना नहीं पड़ता है। तो एक एक्शन प्लान बन सकता है कि अगर आपके ये लक्षण हो, तो आप अपना ये ध्यान रखें, इन्हेलर ऐसे लेना है, और इन्हेलर का डोज़ ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी साँस की तकलीफ बढ़ती है, खाँसी होती है या और कोई लक्षण होते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो अस्थमा एक्शन प्लान कोविड-19 के इस दौर में काफ़ी यूज़फुल रहेगा। जी। सर, अगर कोई अस्थमा का मरीज़ है, उसको कफ़ के साथ फ़ीवर भी है, तो ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? तो अस्थमा के साथ अगर फ़ीवर है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर कफ़ है, फ़ीवर है, साँस की तकलीफ़ बढ़ रही है, तो ज़रूरी है कि वो अपना जाँच कराए, अपने टेस्ट कराए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो फ़िक्र ये रहेगा कि कहीं उसको कोविड-19 इन्फेक्शन तो नहीं है। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि इस मौसम में कई वायरल इन्फेक्शंस कोविड के अलावा भी हो सकते हैं, चाहे वो H1N1 हो, चाहे और वायरल इन्फेक्शन हो। तो इसलिए टेस्ट कराना ज़रूरी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई दफ़ा माइल्ड से इन्फेक्शन रहता है, और कुछ दवाई लेने से वो ठीक भी हो सकते हैं। जी। सर, अगर कोई एस्थमेटिक है, एक अमूमन में एक एवरेज अस्थमा के पेशेंट के लिए पूछ रही हूँ कि वो अपना अस्थमा घर में रहकर इस समय कैसे मॉनिटर कर सकता है? तो मॉनिटर करने के लिए कई तरीके हैं। कुछ तो क्वेश्चन बेस्ड हैं कि आप अपना इन्हेलर कितना ले रहे हैं, आपको कितनी साँस की तकलीफ़ लग रही है, रात को आपको उठना तो नहीं पड़ रहा है, इस टाइप के क्वेश्चनेयर है। या फिर आप एक डिवाइस यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है पीक फ्लो मीटर। ये वो एक सिंपल सी ट्यूब है जिसके अंदर आपको ज़ोर से फूँक मारनी होती है, और वो आपको एक रीडिंग दे देता है कि आपकी फ्लो रेट कितना है। उसमें कलर कोडिंग भी हो सकती है, जैसे रेड, ऑरेंज और ग्रीन। तो अगर आपने ज़ोर से फूँक मारी और आप ग्रीन ज़ोन में हैं, तो इसका मतलब कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आपका अस्थमा गुड कंट्रोल में है। अगर ऑरेंज वाले उसमें हैं, तो उसका यही मतलब है कि आपको अपनी दवाई बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर आप रेड एरिया में हैं, तो इसका मतलब कि आपको एकदम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। जी। तो ये होम मॉनिटरिंग में और क्या चीज़ें, जो पीक फ्लो मीटर की आप बात करें, किन और चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है जब ये प्लान पर आप आगे बढ़ें तो? तो एक तो इस पीक फ्लो मीटर का रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत है, और डे टू डे वेरिएशन या डायरेनल वेरिएशन जो हम कहते हैं, वो देखने की ज़रूरत है कि सुबह शाम में बहुत अंतर तो नहीं आ रहा जब आप पीक फ्लो मीटर देख रहे हैं।
डेली उसमें क्या चेंज आ रहा है, ऐसा तो नहीं कि आस्ता-आस्ता आपका पीक फ्लो रेट कम हो रहा है और आप एक अटैक की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने लक्षण देखने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि रात को आपको ज़्यादा बार उठ के इन्हेलर लेना पड़ रहा है या खाँसी ज़्यादा हो रही है या साँस की तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है और डिस्कम्फ़र्ट छाती में ज़्यादा हो रहा है। अगर ऐसे कोई भी लक्षण हो, तो ये आपको अपने एक्शन प्लान के अकॉर्डिंगली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उनकी सलाह के अकॉर्डिंगली या तो एक दवाई बढ़ानी चाहिए या उनको आके उनसे एक अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। सो आखिर में एक सवाल कि जो अस्थमा का मरीज़ है अपने आप को हेल्दी रखे, उसके लिए जो सप्लीमेंट्स हैं या खाना है, क्या अब कैसे ध्यान रखें अपना? मेरी तरफ से एक तो अपना प्रिकॉशन जो हम कह रहे हैं कोविड-19 में वो अस्थमा के मरीज़ को तो बहुत ज़रूरी है रखना। अपनी दवाई कम ना करें और इन्हेलर्स पूरी तरह से लें। कई इन्हेलर्स हैं जिसमें थोड़ा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी होते हैं और उसके नाम से पेशेंट डर जाते हैं। अभी तक जो भी डेटा आया है उसमें ये शो किया है कि इससे कोविड-19 बढ़ने का कोई इंसिडेंस नहीं है। आपको अपने इन्हेलर्स रेगुलरली लेने हैं, चाहे वो ब्रोंकोडायलेटर हों या स्टेरॉइड्स हों। तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपना थोड़ा जनरल डाइट ठीक रखनी है, गुड हेल्दी डाइट। ट्रिगर्स अवॉइड करो, जैसे हमने पहले मेंशन किया था कि क्या-क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं। कुछ हद तक हमने ये देखा है कि योगा जो है या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, उससे भी कुछ हद तक एस्मा कंट्रोल बेटर हो जाता है। मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो सकती है। तो ये चीज़ें भी घर बैठ के सोशल डिस्टेंसिंग से लोग कर सकते हैं, जिससे एस्मा कंट्रोल बेटर हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर गुलेरिया, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं डॉक्टर गुलेरिया ने जो तमाम जवाब दिए उससे जो अस्थमा के मरीज़ हैं, उनको कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।